अन्नदाता। पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं शालिनी आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह एक बार फिर से हम कार्यक्रम में लेकर के आए हैं खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि क्या है विशेष आपके लिए आज के कार्यक्रम में। टमाटर के सफल उत्पादन पर किसान का अनुभव। दुग्ध उत्पादन हेतु पशुओं के लिए जई और बरसीन की खेती। कीवी फल के सफल उत्पादन पर किसान का अनुभव। प्रदेश में हमारे बहुत से किसान जाड़े में लगाई जाने वाली टमाटर की अगेती किस्मों का चयन करके फसल से अच्छा उत्पादन ले रहे हैं। और हिमाचल प्रदेश के एक प्रगतिशील किसान विश्वेश्वर ठाकुर ने भी टमाटर की फसल लगा रखी है। तो फसल से अच्छा उत्पादन लेने के लिए वो फसल में कौन कौन से जरूरी कार्यों को अपनाते हैं, आइए जानते हैं उनके अनुभवों को। किसान भाई के लिए मेरा सबसे पहले नमस्कार। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब ये टमाटर लगाए हैं यहाँ पे, इसको मैं सबसे पहले जब ये गेटा टमाटर ख़त्म होता है तो मैं ये लास्ट में लगाता हूँ। और इसको लगाने से पहले मैं थोड़ा सॉइल टेस्टिंग कराता हूँ हर 2 साल या 3 साल बाद। लेकिन ये इस समय ऐसा है कि जो ये मैंने टमाटर लगाया है इसमें बहुत अच्छी फ्रूट वगैरह ये दे रहे हैं। और जी मैंने जो टमाटर लगाया ये हिमसोना है इस टाइम। लेकिन मैं इतना बताना चाहूँगा कि इसमें इस टाइम पानी के लिए बड़ी प्रॉब्लम आती है। लेकिन हमने टैंक बनाए हैं और उसके लिए हम इसको टाइम टू टाइम आफ्टर 1 वीक इसमें पानी देते रहते हैं। और जब इसको हम लगाते हैं तो इसमें थोड़ी प्रॉब्लम आती है, तो हम इसको जो ये 2-2.5 फुट तक इसमें पत्ते वगैरह तोड़ते हैं कि स्प्रे करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कि जो हाइट में ये उसमें फ्लावरिंग आती है तो हम इसमें टाइम टू टाइम स्प्रे करते हैं। इस टाइम रेट भी अच्छा मिल रहा है। और हमें ये दिक्कत आ रही है कि जैसे अब ऊपर से कोहरा वगैरह पड़ रहा है तो इसमें जो उसकी फ्लावरिंग है तो इसमें पत्ते ऊपर से जलने स्टार्ट हो जाते हैं। जब हम इसका पौधारोपण करते हैं तो इसको हम जैसे जिस खेत में मैं खड़ा हूँ आपसे बात कर रहा हूँ, इसमें मैं 3-4 जगह से सॉइल मिट्टी वगैरह लेता हूँ और वो लेता हूँ 1-1.5 फुट के नीचे से, ताकि और उसकी सॉइल टेस्टिंग हमारी यहाँ UHF नौनी में अच्छी तरह जांच की जाती है, जिसका जो 10-15 दिनों में उसकी उर्वरता का पता चल जाता है कि उसमें क्या प्रॉब्लम है। तो उस हिसाब से हम इसमें जब जुताई करते हैं तो उस हिसाब से हम इसमें खाद वगैरह कुछ भी हम इसमें डालते हैं। तो उसके बाद हम इसमें पौधारोपण करते हैं। तो उसमें ये आपका ये ले लो आप आधा फुट का डिस्टेंस रखते हैं, ताकि उसमें और इधर को जो बीच में डिस्टेंस रखते हैं उसमें हम 3 फुट का डिस्टेंस रखते हैं, ताकि स्प्रे करने में दिक्कत ना आए और हमें उसमें घास वगैरह निदाई करने में कोई दिक्कत ना आए। तो जिस समय इसमें खरपतवार वगैरह आ जाता है तो किस तरह से उसका निदान करते हैं? निदान हम हाथों से करते हैं जी, हाथों से करते हैं। 2-2.5 फुट तक हम हाथों से करते हैं, फिर उसके बाद हम इसमें स्प्रे करते हैं। जैसे डाइथेन होगी, बिप्सटीन होगी ये, और इसमें जहर डाल दिया। स्प्रे स्टार्टिंग में हम इसमें जो करते हैं इसमें ये होता है कि जैसे इसमें शुरू में इसमें आपको ये प्रॉब्लम आती है कि जैसे हम इसमें वाइट फ्लाई लगती है, तो वाइट फ्लाई लगती है तो उसके लिए हमें इसमें ये परफेक्स वगैरह और जहर बिप्सटीन वगैरह करते हैं। मैंने लगाया है इस टाइम 800 प्लांट लगाया है। तो उसमें मैं इस बार 10-12 बार दौरान कर चुका हूँ और इस बार रेट भी अच्छा मिल रहा है। इसमें मेरा कम से कम 3 या 4 हज़ार जो ये मेडिसिन वगैरह मैंने यूज़ की इसमें इंसेक्टिसाइड,
तो इसमें 3-4 हज़ार रुपये खर्चा हुआ है, लेकिन मुझे इसमें एवरेज अच्छी आ रही है। जो भी मैंने लगाया हिमसोना है, इसमें एवरेज अच्छी आती है, क्योंकि जो हाइब्रिड है उसका जो रेट कम मिलता है, इसका ज़्यादा मिलता है मार्केट में। क्योंकि ये आप आज उसको तोड़ देंगे तो आप इसको 10 दिन तक रख सकते हैं। अगर इसको जो आप ये चीज़ देख रहे हो आप, अगर आप इसको यूँ तोड़ेंगे ना जी, ये तोड़ेंगे आप इसको, अगर इसमें ये चीज़ में लगी रहेगी तो ये 6-7 दिन तक आपका एज इट इज़ रहेगा। मतलब ज़्यादा ये वो नहीं होएगा भी ज़्यादा पक जाएगा, ये ख़राब हो जाएगा तो मार्केट में बेचने लगेगा। अगर ये चीज़ के ऊपर बोलते हैं हमारे इसके, मेरे बोलने का मतलब ऐसा है कि अगर इस टाइप से तोड़ेंगे तो इसका ये काफ़ी दिन तक ख़राब नहीं हो पाएगा। अभी तक जो मेरा इस पर एक्सपेंसिव जो खर्चा है टमाटर के ऊपर, जो जैसे इंसेक्टिसाइड जो मैंने मेडिसिन ली है बाज़ार से, तो 3,000-3,800 आ चुका है। और मैं जब से मैं टमाटर लगाया है तो 10-12 बार मैं तोड़ान कर चुका हूँ। और इसके बाद ही मैं इसमें अच्छी एवरेज लूँगा, कम से कम 80-90-1 लाख तक मैं इसमें 800 प्लांट में इजीली मैं इसमें मुनाफा कमा लूँगा। हमारे राज्य के ज्यादातर किसान गाय और भैंस का पालन करते हैं और इन दुधारू पशुओं से अधिक दुग्ध उत्पादन के लिए जरूरी है कि इनके आहार में हरे चारे का बहुत अधिक महत्व रहता है। इसीलिए वर्तमान समय बरसीम और जई की बुआई के लिए उपयुक्त है। तो इनकी कौन सी किस्मों का चयन करें और इनकी बुआई किस तरह से करें, आइए जानते हैं एक कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर सत्येंद्र पाल सिंह से। आप सभी जानते हैं पशुधन आज समय की मांग है। जिस तरीके से खेती का विविधीकरण हो रहा है और बदलते विविधीकरण के दौर में जमीन हमारी कम हो रही है, तो पशुओं पर निर्भरता बढ़ रही है। पशुओं को हमें स्वस्थ रखना है, उनसे सस्ता और अधिक दूध पैदा करना है, उन्हें विटामिन और खनिज तत्वों की पूर्ति करनी है, तो निश्चित रूप से उनके आहार में एक निर्धारित मात्रा में हरा चारा सम्मिलित करना होगा। क्योंकि आने वाला समय रबी मौसम है। इस समय आपका जो खरीफ का मौसम खत्म हो चुका है और रबी का महीना शुरू हो जाएगा। तो मैं पशुपालक भाई बताना चाहूंगा कि रबी के मौसम में विशेष रूप से हमारे पशुपालक भाई इस चंबल गिरदे अंचल में या मध्य प्रदेश में बरसीम को लगाते हैं। और बरसीम की बुवाई जो है 20 अक्टूबर के बाद लगभग शुरू हो जाती है। इस समय बरसीम की बुवाई का समय लगभग शुरू हो चुका है। तो इस समय हमारे पशुपालक भाई जो हरा चारा पैदा करना चाहते हैं वो बरसीम के खेतों की तैयारी कर दें, भली प्रकार से बरसीम के खेत तैयार कर लें और तैयार होने के बाद बरसीम की क्यारियां बना दें खेत में। और क्यारी बनाने के बाद बरसीम का अच्छा, कई सारी प्रजातियां बरसीम की आज आ रही हैं। जो भी बीज आपको स्थानीय स्तर पर मिला या चारा अनुसंधान केंद्र झांसी से आप लाते हैं, जहां से भी आप ला रहे हैं उस बीज को ले आइए। होता क्या, जो बरसीम की जब बुवाई करता है हमारा पशुपालक भाई, तो बरसीम के बीज में बड़ी मात्रा में कासनी, एक खरपतवार होता है, उसके बीज भी आ जाते हैं। और हमारा पशुपालक भाई समझता है ये कासनी चारा है। कासनी हरा चारा नहीं होता, वो खरपतवार है। उस खरपतवार का निस्तारण आप जो है बुवाई के समय ही कर सकते हैं। जो बरसीम आप ला रहे हैं और बरसीम में जो खराब बीज हैं या कासनी के बीज हैं, तो 2% आप नमक का घोल बना लें एक बाल्टी में या जो भी बर्तन है उसमें, वो बरसीम का बीज आप घोल दें, हाथ से चलाएंगे या डंडे से चलाएंगे तो कासनी के बीज और जो बरसीम के खराब बीज हैं तैर कर ऊपर आ जाएंगे। इस तरीके से 2-3 बार में आप जो तैरे हुए बीज निकाल के बाहर फेंक देंगे और नीचे जो स्वस्थ बीज रह जाएंगे उनको आप फैला ले, सुखा लेंगे। बीज को 2.5 ग्राम थीरम या 2 ग्राम कैप्टान या 2 ग्राम कार्बेंडाजिम से प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचार करके बोना चाहिए। उसके पश्चात 250 ग्राम बरसीम कल्चर से 10 किलोग्राम बीज दर से उपचारित करना होता है। इसके लिए एक पैकेट कल्चर को आधा लीटर 10% गुड़ के घोल में मिला लिया जाता है। उसके बाद 1 एकड़ के लिए प्रयोग किए जाने वाले बीज में भली भांति कल्चर को मिला लेते हैं और छाया में 6 से 12 घंटा सुखाने के बाद बुआई की जानी चाहिए।
उसके बाद जब बुवाई करें तो खेत को भली प्रकार से तैयार करके क्यारियां बनाकर पानी भर देते हैं और उसमें बरसीम का बीज छिड़क के उसको छोड़ देते हैं। और इस तरीके से आप जो है बरसीम की बुवाई कर सकते हैं। और बरसीम से सबसे बड़ा लाभ होता है कि इस समय जब बुवाई करोगे तो आपको जो लगभग दिसंबर से हरा चारा मिलना शुरू हो जाएगा। और बरसीम से चारा ही उत्पादन हम लें तो 4 से 5 कटिंग तक हम 15 अप्रैल तक 20 अप्रैल तक ले सकते हैं। इसके साथ साथ एक विशेष ध्यान देने वाली ये बात यह है कि सिर्फ बरसीम का हरा चारा देने से ही अच्छा दूध उत्पादन हमारे पशुपालक भाई नहीं ले सकते। जिस तरीके से आहार प्रबंधन में हमें संतुलित आहार का ध्यान रखना है, उसी प्रकार से चारा प्रबंधन में, खासकर हरा चारा प्रबंधन में संतुलित हरे चारे का भी समावेश ध्यान रखना होगा। इसके लिए हमें करना क्या है कि जिस तरीके से हम बरसीम खाएं, बरसी हमारा दलहनी चारा है, बरसी हमारा पशु खाएगा तो प्रोटीन की पूर्ति होगी। इसके साथ साथ गैर दलहनी यानी खाद्यान्न हरा चारा भी हमको अपने खेत में पैदा करना होगा। ये माना कि वो कोई किसान हमारा जो है 1 हेक्टेयर में या 1 एकड़ में बरसीम की बुवाई करता तो आधा एकड़ में बरसीम करे तो बरसीम के साथ साथ आधा एकड़ जो शेष हमारा एरिया बचता है उसमें जई की बुवाई कर सकता है। जई खाद्यान्न हरा चारा है, इससे कार्बोहाइड्रेट की पूर्ति होती है। तो जई की बुवाई भी आप हमारे पशुपालक भाई व्यापक अच्छे तरह से कर सकते हैं खेतों की तैयारी करके। जिस तरीके से जौ गेहूं की बुवाई करते हैं उसी तरीके से 10 नवंबर के आसपास इस जई की बुवाई कर लेंगे तो इससे भी 3 से 4 कटिंग मिल जाती हैं। या 2 कटिंग लेके हम छोड़ भी दें तो उस जई को हम जो है दाने के रूप में भी परिवर्तित कर सकते हैं, दाना भी बना सकते हैं। तो जब हमारा किसान भाई बराबर मात्रा में बरसीम और जई उगाएगा और उस बरसीम और जई को बराबर मात्रा में अपने पशुओं को खिलाएगा तो उस पशु के अंदर संतुलित हरे चारे की पूर्ति होगी। और संतुलित हरे चारे की पूर्ति होने की वजह से कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों तत्व हमारे पशु को मिल सकेंगे और उत्पादन बढ़ेगा। थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। दुनिया के नक्शे पर यह है इंडिया मेरी जान। भारत थोड़ा अलग है। देखा आपने, इतना सा भी छूट जाए तो सच अधूरा रह जाता है। बदलते भारत का पूरा सच। राष्ट्रीय समाचार हर रोज सुबह 8 और दोपहर 2 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। हिमाचल प्रदेश में हमारे बहुत से किसान फलों की बागवानी से काफी लाभ कमा रहे हैं। और जिन किसानों ने कीवी फल के बाग लगा रखे हैं तो उनके बागों में फल, जो पके हुए फल हैं, उनकी तुड़ाई और पैकिंग किस प्रकार से करनी है। हिमाचल प्रदेश के एक प्रगतिशील किसान ने कीवी की बागवानी करके किस तरह से अपना उत्पादन बढ़ाया है। आइए जानते हैं उनकी सफलता की कहानी उन्हीं से। हमारे हिमाचल वासी किसान भाइयों व बहनों नमस्कार। मैं एक भूतपूर्व सैनिक हूँ। मेरा नाम चैनलाल है। मैं पहले फौजी था, यानी कि जय जवान था, अब मैं जय किसान बन गया हूँ। एक्चुअली मैं 87 में रिटायरमेंट ले ली। रिटायरमेंट आने के बाद मैंने खेती बाड़ी के ऊपर मेरा बहुत ही ज़्यादा रुचि था। कीवी मैंने काफ़ी लगा रखी है, मेरे लगभग 3 बाग है। शुरू में मुझे 7 प्लांट मिले थे कीवी के, और केवी के
केंद्र चंबा ने मुझे दिए थे। और उसके बाद मैंने ये काम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ाया और उसी प्लांट के मैंने ये मल्टीप्लाई किए। ये बाग लगभग जनवरी फरवरी महीने में लगता है। सबसे पहले आप 3 बाई 3 का गड़ा करें, ये खास ध्यान रहे। अगर तुम्हारी ज़मीन थोड़ी रॉक वाली है या पथरीली है तो उसको 4 बाई 4 कर दें और मिट्टी बाहर से लाएं उसको और उसको भर दें और मैल, देसी मैल जो खूब डालें इसमें, और पानी का भी बंदोबस्त होना चाहिए। इसमें नर और मादा होते हैं, ये दोनों लगाना पड़ते हैं। इसके लिए ज़रूरी होता है कीवी के लिए नमी बरकरार रहे। नमी कब? जब इसका एक गर्मी का मौसम होता है तब नमी की इसको भारी ज़रूरत होती है। अच्छा, ज़्यादा ज़रूरत कब होती है? जो ये महीने चले हुए हैं, अक्टूबर नवंबर, इस महीने में बारिश नहीं होती और हम समझते हैं कि ये मौसम जो है ठंडा हो गया है, लेकिन होता क्या है कि धरती बिल्कुल ड्राई होती है तो वो पौधे मर जाते हैं। ये टाइम मैं सबसे बड़ा संवेदनशील मानता हूँ। इस टाइम के ऊपर पानी देना इसको बहुत ज़रूरी है अगर बारिश ना हो तो। बाकी रही इसकी जो कटिंग प्रोनिंग है, ये अभी दिसंबर महीना आता है, दिसंबर महीने में आप इसकी प्रोनिंग कर दें। ज़्यादा हार्ड प्रोनिंग भी मत करें और प्रोनिंग समय पर कर दें ताकि इसका पानी का रिसाव ना हो। तो इसमें ज़्यादा स्प्रे की भी जो कोई ज़रूरत नहीं होती है। हाँ, ट्री स्प्रे ऑयल जो आप छिड़काव करना चाहते हैं जनवरी महीने में तो उसको ज़रूर कर लें। अभी पौधा लगाने के बाद आप लगभग 3 साल के बाद फल इसका ले सकते हैं। पहले साल थोड़ा फल कम होगा, उसकी ग्रेडिंग भी अच्छी नहीं बनेगी। जैसे जैसे आपके वर्ष बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे उसकी ग्रेडिंग भी बढ़ती जाएगी और उसका फल की क्वालिटी भी बढ़ती जाएगी। जब आपका फल सेटिंग हो जाता है उसके बाद आप कार्बोडेंजियम 1 ग्राम या जिसको बेबिस्टीन भी बोलते हैं और मेनकोजेब 2 ग्राम, इसका एक स्प्रे कर लें आप तो ये ऐसा इन्फेक्शन नहीं आएगा। और दूसरी बात, इसमें मैल खूब डालें और थोड़ा खाद भी दे दें। कीवी के लिए थोड़ा ओज बोलते हैं जिसको, ओज की जगह मैं सबसे अच्छा समझता हूँ। जितने मेरे बाग है ओज में बहुत ही अच्छे कामयाब हुए और धूप वाली जगह डिफेक्ट पड़ा है। तो किसान भाइयों, आजकल कीवी का तोड़ाम चल रहा है। कीवी को तोड़ते समय भी कुछ सावधानियां रखना चाहिए। इसके जो बेले हैं इसके ऊपर ज़्यादा नुकसान ना हो। इसको फल को आराम से ऐसे फल को निकाल कर और इसको आराम से रखा जाए, इसको पट कर न फेंका जाए। उसके बाद इसकी ग्रेडिंग होगी। जैसे कि हम ग्रेडिंग करते हैं 10 दाने का किलो, 12 दाने का किलो, 15 दाने का किलो, 18 दाने का किलो। इसके ऊपर हम ये दाड़ा के रूप में भेज देते हैं। हैवर्ड का 120 ग्राम तक दाना होता। अब रही प्रॉफिट की बात, तो अभी तक मैं जो तुड़ान कर चुका हूँ, अभी तक मेरे ये बाग जो है ना, ये बच्चा है, छोटा है। मुझे सिर्फ अभी तक जो इस बाग से जितने मैंने 3 बाग लगा रखे हैं, इसमें सिर्फ मुझे 30% मिला है इस साल। और 30% में मैंने कितना माल बेच चुका हूँ, मैं लगभग इस टाइम से पहले जो बेच चुका हूँ मैं 50 क्विंटल तक मैं बेच चुका हूँ और लगभग 30-35 क्विंटल या 40 क्विंटल के बीच में बेचने को बाकी है। जो 10 दाने का पीस है लगभग वो 200, 150, 200 के बीच में जा रहा है। आगे और भी है कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। दुनिया के नक्शे पर यह है इंडिया मेरी जान। भारत थोड़ा अलग है। देखा आपने, कितना सा भी छूट जाए तो सच अधूरा रह जाता है। बदलते भारत का पूरा सच, राष्ट्रीय समाचार, हर रोज सुबह 8 और दोपहर 2 बजे।
बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में एक बार फिर से स्वागत है। और चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछी गई समस्याओं में से एक या फिर दो महत्वपूर्ण समस्याओं को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। और इसी के तहत आज की चयनित समस्या और उसका जवाब इस प्रकार है। किसान भाइयों नमस्कार। धान की फसल आपके खेतों में जो आपने लगाई है खरीफ के मौसम में, उनमें से बहुत सारी जातियां ऐसी भी होंगी जो कम अवधि में पकने वाली हैं, 95 से 100 दिन में। जैसे कि एक वैरायटी है 1509, ये किस्म जल्दी पक जाती है। पूसा सुगंधा 1509 जो वैरायटी है ये अच्छी किस्म है, जल्दी पकती है। तो ऐसी किस्में जो कि जल्दी पकने वाली हैं वो इस समय पकाव की स्थिति में है। आप देख लें बालियाँ जब सुनहरी पीली पड़कर पकने लगती हैं, उस अवस्था पर आप ज़्यादा सूखने न दें। ज़्यादा सूखने पर क्या होता है, कंबाइन चलने पर दाना झड़ता है, तो ऐसी स्थिति ना आने दें। और हल्का सा जब उसमें सुखाव हो जाए धान की फसल में, आप देख लें, उसका अनुभव कर सकते हैं कि ज़्यादा बीज ना झड़े। ऐसी स्थिति में कंबाइन मशीन का उपयोग करके आप इसको कटाई कर सकते हैं, गाही कर सकते हैं। दोनों काम एक साथ हो सकते हैं। और यदि आपके पास कंबाइन हार्वेस्टर की उपलब्धता नहीं है तो आप मजदूरों से भी इस फसल की कटाई कर सकते हैं। और कटाई करके छोटे छोटे पुलों में इसको धान के खेतों में पीछे डालते जाएँ। काटने के उपरांत जब खेत में ये फसल पड़ी हो तो खेत में ये ध्यान रखें कि हर 2 या 3 दिन बाद उन पुलों को पलट दें और पलट के सुखा लें। सुखाने के बाद इसको हम थ्रेसिंग फ्लोर पर, जहाँ पर हमने खलियान बनाया है, वहाँ खलियान की लिपाई पुताई अच्छे से कर लें जिससे दाने इत्यादि खराब ना हो, और उसमें ले जा करके इसको रखें। तेज धूप में उसको सुखाने का प्रयास करें। जब ये सूख जाएगी तो मशीन पैडल चले थ्रेसर भी आता है, पैडल से चलने वाला, और कुछ मशीन जो बिजली से चलने वाले थ्रेसर हैं, दोनों से ही थ्रेसिंग होती है। जो भी आपके पास उपलब्ध है, सही सूख जाने पर इन थ्रेसर के माध्यम से इस फसल की गाही कर लें। और कंबाइन से करेंगे तो तीनों काम, आप कटाई और गाही दोनों एक साथ हो जाते हैं। ध्यान देने की जरूरत है खेत में अनावश्यक रूप से नमी ज़्यादा ना हो, नहीं तो कंबाइन हार्वेस्टर चलाने में दिक्कत जाती है। तो ऐसी स्थिति में ध्यान रखें कि खेत में नमी ना हो और पहिया आराम से खेत में गपे ना। ऐसी स्थिति में फसल में आप कंबाइन हार्वेस्टर मशीन का उपयोग करके कटाई एवं गाही का काम संपन्न कर सकते हैं। भंडारण। फसलों के संसाधन के बाद बात आती है उचित भंडारण की। इसके लिए ऐसे भंडार गृह की व्यवस्था होनी चाहिए जो नमी, पानी, हवा तथा धूप और कीटों से सुरक्षित हो। भंडारण संरचनाओं का चयन करते समय कुछ बिंदुओं को ध्यान में रखना होता है। चूहे, चिड़िया एवं कीटों की प्रवेश न हो, नमी एवं तापमान नियंत्रण की व्यवस्था हो, आवश्यकता पड़ने पर संरचना को वायुरोध बनाया जा सके। आधुनिक एवं भंडारण संरचनाओं का उपयोग करके भंडारण में होने वाली हानि से बचा जा सकता है। अनाजों के भंडारण से पूर्व भंडारण संरचना को पूर्णतः कीट रहित कर लेना चाहिए। गोदाम की दीवारों एवं फर्श की सभी दरारों व छेदों को बंद करके नीला थोथा मिश्रित चूना पुताई करना चाहिए। गोदाम की दीवारों, छत व फर्श को मेलाथियान 50 EC 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोलकर स्प्रे करें। इस प्रकार भंडारण के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले बोरो, थैला, ड्रम इत्यादि को मेलाथियान द्वारा उपचारित कर कीट रहित कर लेना चाहिए। इसे सुखाकर इसमें अनाज को भरे और भरे हुए बोरों का भंडारण कक्ष में लकड़ी के तख्तों या पॉलिथीन की चादर बिछाकर बोरियां रखें। इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि बोरियों को दीवार से 2.5 फुट की दूरी पर रखें। इस प्रकार किसान भाइयों उपरोक्त सभी बातों को ध्यान में रखते हुए धान की फसल की कटाई, मड़ाई, भंडारण करेंगे तो होने वाले नुकसान से बच जाएंगे और आने वाले दिनों में उत्पाद को बेचकर अधिक आय प्राप्त करेंगे। तो अब इस समय जो भी किसान भाई हमारे गुलाब की खेती कर रहे हैं, सलाह दी जाती है कि उसको जल्द से जल्द एक बार कटाई, उसकी छटाई कर लिया जाए, अच्छी तरीके से उसकी ट्रेनिंग कर दी जाए, जिससे कि उसमें नई शाखाएं आएँ और अच्छे उसमें फ्लावर आएंगे। तो अभी सबसे उपयुक्त समय है किसान भाई जो ज़मीन की सतह से कम 20 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर के आसपास छोड़ के बाकी जितनी भी जो सूखी शाखा है या रोग ग्रसित है या कीड़े से ग्रसित है, उस शाखा को तुरंत वहां से काट दे। और काटने के बाद ध्यान देंगे किसान भाई कि उसमें फफूंदनाशक दवा जैसे बाविस्टिन है, डायथेनम 45 है, इसमें किसी एक का दवा का पेस्ट बना ले। और पेस्ट बनाने के बाद जहां पर भी आपने कटिंग काटा हुआ है गुलाब का, और उसके ऊपर से उसको लेप लगा दे। तो आगे आप देखेंगे उसमें जो डाइबैक एक बीमारी आती है वो उसकी संभावना जो बिल्कुल है वो कम हो जाती है।
किसान भाई मैं एक सलाह और दे रहा हूँ कि इसमें विंटरिंग करना जरूर किया करे। उससे क्या होगा कि जड़ जो है 1 हफ्ते तक कम से कम आप उसमें मिट्टी निकाल दें और जड़ को किसी प्रकार से नुकसान किए हुए उसमें धूप लगने दें। तो इससे क्या होगा किसान भाइयों कि 1 हफ्ते तक उसमें धूप लगने से उसमें फूलों की संख्या अच्छी आएगी, उत्पादन अच्छा होगा। इसके साथ साथ किसान भाई जैसा जब ये आपका कटिंग का काम हो जाए तो उसके बाद आप कम से कम 1 टुकनी या 1 बास्केट गोबर की खाद ले लेंगे और उसमें यूरिया, फास्फोरस और पोटास ये दोनों की तीनों की जो मात्रा रहेगी वो 25-25 ग्राम तीनों की मात्रा लेके और उसके चारों तरफ अच्छी तरीके से निंदाई गुड़ाई कर दे और उसमें गोबर की खाद को मिक्स करके उसमें भर दे और उसमें एक हल्की से सिंचाई कर दे किसान भाई। तो इस तरीके से आप देखेंगे जो पौधे की आपकी जो वृद्धि है बहुत अच्छी आएगी। इसके साथ साथ किसान भाई हम पर्णी छिड़काव, फोलियर एप्लीकेशन जिसको बोलते हैं, हम पर्णी छिड़काव भी कर सकते हैं। तो इसके लिए हम यूरिया को 30 ग्राम ले और उसमें 30 लीटर पानी, उसमें आपका यूरिया रहेगा 30 ग्राम, इसके अलावा अमोनियम फॉस्फेट रहेगा, अमोनियम सल्फेट रहेगा, ये 30-30 ग्राम लेंगे और उसका मिश्रण करने के बाद उसको 30 लीटर पानी में आप घोल कर अगर आप इसका छिड़काव करते हैं, पर्णी छिड़काव, तो आप देखेंगे फूलों की जो संख्या है वो बढ़ेगी और फूल अच्छे आएंगे। खरपतवार के लिए किसान भाई जो भी गुलाब की अपन खेती कर रहे हैं तो किसान भाई को हम ये कहेंगे कि पहले तो निंदाई गुड़ाई अच्छे अपने हाथ से ही कर ले और अगर संभव हो सके तो आप खरपतवार नाशक जो दवा बाजार में है आपका ग्लाइसेल है उपलब्ध रहता है, उसको स्प्रे में अगर डब्बे का लगाकर उसका अगर अपन कतार के बीच में अगर डालते हैं तो आप उसको भी अच्छी तरीके से नियंत्रित किया जा सकता है। तो समय रहता है, ठंडा मौसम रहता है तो पानी हमारा जो है कम से कम 6 से 7 दिन के अंतराल पर हम उसमें हमें पानी देते रहें ताकि उसमें नमी बनी रहे। बहुत ज़्यादा उसमें पानी की नमी ना बने रहे जिससे कि हमारा उसमें कई बीमारी आने की संभावना रहती है। तो ऐसी स्थिति में हम कम से कम 5 से 7 दिन के अंतराल पर हम पानी दें। जहाँ पर किसान भाई आपके सुविधा नहीं है, पानी आपके पास अच्छी सुविधा है तो आप बहाव विधि से भी दे सकते हैं, रिंग बनाकर दे सकते हैं, बेसिन विधि से दे सकते हैं और जहाँ पर आपके पास ड्रिप की फैसिलिटी है वहाँ पर हम ड्रिप की फैसिलिटी से भी पानी दे सकते हैं। अभी आप देखेंगे किसान भाई उसमें कीड़े की अगर हम बात करते हैं तो गुलाब में एफिड और थ्रिप्स का बहुत ज़्यादा अटैक होता है क्योंकि जब वो शाखाएं निकलने लगती है, नई शाखाएं आने लगती है तो उसमें आप देखेंगे कि बड भी जब बनने लग जाता है तो उसमें कीड़े आ जाते हैं एफिड और थ्रिप्स जो कि चिपक जाते हैं उसके बड में और पूरी तरह से वो ओपन नहीं हो पाता, खुल नहीं पाता है। और इसके साथ साथ वो जो नई नई पत्तियां आती है उसमें भी कीट का बहुत ज़्यादा आक्रमण होता है। तो ऐसी स्थिति में किसान भाई हम इस चीज़ को ध्यान रखेंगे कि हमको इसमें नीम वाली जो दवा आती है, निमोनिल के नाम से भी दवा आती है, उसको कम से कम 4 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से अगर उसका छिड़काव करते हैं तो उससे भी नियंत्रित कर सकते हैं। इसके साथ साथ कीटनाशक दवा जो बाजार में उपलब्ध है, मेटास्टॉक्स हैं, उसको भी आप 1 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से, डाइमेथियोट है उसको भी आप 1 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से अगर उसका छिड़काव हर 15-15 दिन के अंतराल में करेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से हम नियंत्रित कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप बीमारी की आप देखेंगे तो डाइवेक इसमें बहुत ज़्यादा समस्या आती है। तो डाइवेक को नियंत्रित करने के लिए मैंने जो बताया फफूंदनाशक जो आप जब भी कटिंग काटते हैं उसका एक लेप ऊपर की तरफ जहां कटिंग काटे हैं उस पर जरूर लगा दें, तो इससे भी हम नियंत्रित किया जा सकता है। और आइए आप देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। अधिक पैदावार हेतु फूल गोभी की फसल में किए जाने वाले जरूरी कार्य। धनिया की वैज्ञानिक तरीके से खेती पर एक किसान का अनुभव। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता ईटीवी, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है annadaata.hr.hp@etv.co.in। इसके अलावा हमारे निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010084599 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच आप हमें कभी भी संपर्क कर सकते हैं। तो फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर से इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं ईटीवी न्यूज़ हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, खबर ही जीवन है।